चाइना का यह कदम निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन देने वाला तो है। हो क्या गया कि इजराइल को यह लग रहा था कि भाई हमने जो अमेरिका की सहायता से सारा काम तमाम कर चुके हैं, अब तो कोई टेंशन है नहीं, मिडिल ईस्ट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन सर, मजबूत होती हुई दूसरी शक्तियों ने ईरान को एक सपोर्ट दिया है और ईरान के साथ में किया गया यह सपोर्ट निश्चित रूप से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे ग्लोबल समीकरणों को बदल के रख देगा। यहां पर बैकएंड पे अगर आपको प्लेयर देखने होंगे तो आपको नजर आएंगे रशिया और चाइना। हो क्या रहा है, सारी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ में हैं तो विदाउट एनी डिले ज्वाइन हमार फैमिली, और इस परिवार के साथ जुड़ने के बाद में आपको मिलेगा ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट। तो विदाउट एनी डिले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। यहां पे चाइना ने ईरान के साथ में एक तरह से कह सकते हैं कि सपोर्ट की न्यूज जब बाहर निकल के आई, और उस न्यूज को देने वाला कोई और नहीं बल्कि इजराइल के राजदूत हैं जो कि अमेरिका में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बात करते हैं सर हुआ क्या, पहले थोड़ा फ्लैशबैक बैकग्राउंड में चलते हैं। आपको इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि ईरान का और इजराइल का, यानी इजराइल का ईरान की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक लंबे समय से चले आ रहे हैं। ईरान की मजबूती को इजराइल अपने आप में खतरे के रूप में देखता है, और जो इजराइल की पोजीशन है उसको लेकर के ईरान की नजरिया यह है कि भाई ये देश हमारे पे खतरा कभी भी बन सकता है। तो आपसी जो एक तरह से खतरे की भावना एक दूसरे को लेकर के है, उसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका की गोद में खेलते खेलते इजराइल ने इस बात को बड़ा मजबूती से अमेरिका को कन्विंस किया कि भैया इसको खत्म करने की जरूरत है। अगर यह मजबूत हुआ तो खेल बिगड़ जाएगा। अब आपको अंदरूनी खेल अच्छे से पता है कि इजराइल किसी भी कीमत पे अमेरिका से अलग हम उसको मान ही नहीं सकते। मेरी नजर में इजराइल अमेरिका का एक एक्सटेंडेड स्टेट, एक उसकी विस्तृत कॉलोनी है जो मिडिल ईस्ट के अंदर स्थित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि किसी जगह पे अमेरिका का सपोर्ट बैकएंड से हट जाए, सपोज कीजिए कि अमेरिका आंख बंद कर ले और कह दे कि भैया इजराइल को हम जानते नहीं, तो सोच सकते हैं इजराइल की कंडीशन, उसकी स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि मजबूती मिलती है यूएसए से। आप इस बात को अच्छे से मानेंगे भी, ये प्रूफ भी है। लेकिन सर, ईरान की पोजीशन जो थी, ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, जो अपनी स्थिति को बरकरार रखा, क्योंकि हर राष्ट्र की एक मजबूती वो होती है कि वो अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरिटी को कितना बचा के चल सकता है। लेकिन इस चीज के बीच में शुरुआत कहां से हुई? इजराइल ने, आपको पता होगा कि ईरान के जो बहुत सारे एटमी जो पॉइंट्स थे, ऐसे ठिकाने जहां पे वो अपने परमाणु संयंत्र उसके लगे हुए थे, जिसमें मेन रूप में आप देखेंगे तो इस्फहान है, नंताज है और आपके तेहरान, और इन जगहों के ऊपर इसके अटैक हुए, जिसमें फोर्डो भी शामिल। फोर्डो पे वो नहीं कर पाया था बाय द वे, बिकॉज फोर्डो वाज द मेन साइट और वो जमीन के अंदर थी। तो यहां से जब चक्कर शुरू हुआ, अटैक किए गए ईरान के अंदर, काफी जानमाल की हानि हुई, रिटेलिएशन भी बहुत जबरदस्त ईरान की तरफ से हुआ, और इजराइल को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा झटका जो है वो ईरान हमें दे देगा। अब एंड में आपको पता क्या होता है कि लास्ट में जब ये फाइट बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुई, तो शुरुआत में बातें ये कही जा रही थी कि ये जो युद्ध है ना सर, ये टेंशन जो है वो, इसमें यूएस का कोई रोल नहीं होगा, ये विदाउट द हेल्प ऑफ यूएस इजराइल विल फाइट अगेंस्ट द ईरान। लेकिन ये स्टेटमेंट तो शुरू में दे दिया गया, लेकिन एट द एंड क्या होता है, जब कंट्रोल से बाहर हुआ तो नेतन्याहू ने अमेरिका के आगे हाथ फैला दिया कि भैया हमारी मदद करिए, आइए। हमने इसको कवर किया था हमारी वीडियोस में। और उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री होती है, ट्रंप की एंट्री होती है, और ट्रंप के शासनकाल में लगभग 20 साल, अप्रॉक्स 20 साल बाद पहली बार अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में कूदता है, और अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की सहायता से मेनली जो 3 साइट्स थी उसमें से फोर्डो साइट्स को जो ज्यादा फोकस किया था कि भैया सारा एनरिच यूरेनियम तो यहीं रखा हुआ है, उसको इन्होंने बॉम्ब डाल के तबाह किया। पहली बार वो बॉम्ब यूज होता है और दुनिया में खबर बनी और फाइनल बोल दिया जी हमने काम तमाम कर दिया। न्यूज में छपा बड़ा बड़ा, यूएस स्ट्राइक्स ईरान, और इजराइल वाज वेरी हैप्पी। ईरान को तो ऑब्वियस सी बात थी, नुकसान हुआ ही हुआ इन सब चीजों से। लेकिन सर, खुशी सर बहुत लंबी चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि जिस तरीके से, जिस उत्साह के साथ में साहब ने कैप लगाई थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके बाद में पूरा माहौल बना दिया था कि जी हमने तो पूरा वॉच किया है, हर चीज हम देख रहे हैं, अपनी टीम को लेकर के बैठे हैं सिचुएशन रूम में। 21 जून 2025 की ये बात है, समझिएगा इस बात को। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला गया एक मैसेज देखिए। उन्होंने यहां पे सारी बात बताई कि भाई हमने किस तरीके से आपके फोर्डो है, नतांज है और इस्फहान है, इनके ऊपर हमला किया है, हमला करके पूरी तरह खत्म कर दिया है, हमारे फाइटर प्लेन वापस आ चुके हैं। लेकिन एक मैसेज ये दिया, नाउ इज द टाइम फॉर पीस, थैंक यू। भाई साहब, युद्ध करके आप शांति की स्थापना कर रहे हो, क्योंकि इसीलिए तो इनको ट्रंप कहते हैं सर, है ना। इसीलिए तो सर
ब्राजील के राष्ट्रपति ने ग्रिंगो वर्ड का यूज कर दिया है। ग्रिंगो, ग्रिंगो को सर्च कीजिएगा, पहले ही मैंने बहुत बार बताया है। तो कोई बात नहीं, ये कह सकते हैं कि युद्ध करने के बाद में शांति की स्थापना की, खैर ये बातचीत इन्होंने की। अब जब ये स्टेल्थ बॉम्बर्स यहां पे डाले गए, नुकसान यहां पे निश्चित रूप से हुआ। अब एक बात को समझना होगा कि अगर एक बोतल को कांच से फोड़ दिया जाए और कहा जाए भाई इसको तोड़ क्यों रहे हो, बोले जी इसके अंदर एक केमिकल है जो नुकसान कर सकता है, इसलिए इस बोतल को तोड़ना जरूरी है। समझिएगा, अब बोतल तो टूट गई, केमिकल तो बहा होगा, निश्चित है बात, भाई बोतल में अगर केमिकल है तो केमिकल तो बहेगा। तो जब ये बॉम्बर ने इस फॉर्डो साइट को खत्म किया जहां पे आरोप ये था कि यहां पे एनरिच यूरेनियम रखा हुआ है, तो न्यूक्लियर रेडिएशन कंपैरेटिवली बढ़ना चाहिए था, क्योंकि साइट है तो रेडिएशन तो हल्का फुल्का निश्चित रूप से ऑब्जर्व होता होगा। लेकिन जब यहां पे ये पूरा तहस नहस ही हो गया, एनरिच यूरेनियम को, एनरिच यूरेनियम का मतलब होता है मोर देन 60% 70% का यूरेनियम यहां पे पड़ा होगा, तभी वो वेपन ग्रेड की तरफ जा रहे थे। 60% ऑलरेडी कर चुके थे। आईएईए भी ये बात बोल रहा था कि साहब ये कर रहे हैं, लेकिन जब ये हुआ तो यहां पे तो रेडिएशन तो मानते हैं आप होगा। लेकिन सर बात क्या होती है, ईरान का 22 जून 2025 को ये खबर बन के आती है, रॉयटर्स इसको छापता है जो कि एक वेस्टर्न मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म है। ईरान सेज इट हैज इवैक्यूएटेड 3 न्यूक्लियर साइट्स दैट यूएस स्ट्रक, कि भाई साहब आपने जिन पे बम गिरा है उनको तो हम ऑलरेडी खाली कर चुके हैं। आपने किया क्या है, आपने खाली बोतल को फोड़ दिया, खाली बोतल को फोड़ दिया। इसका मतलब बोतल का केमिकल बाहर नहीं आया, प्रमाण तो यही होगा। चलिए सर प्रमाण की बात भी करते हैं। तो ये जब यूएस के स्ट्राइक फेल हुई और माहौल पूरा बना अमेरिका के, निश्चित रूप से ये एक तरह से टेंशन देने वाला था। अब इसके ऊपर लीपापोती का काम शुरू होता है। लीपापोती ये की गई कि भैया हमने जो ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक, एक तरह से इसको तो हमने नाम दिया है, साइलेंट स्ट्राइक नाम नहीं था बाय द वे, तो साहब इन्होंने जो साइलेंटली स्ट्राइक किया वो अगर फेल हो गया तो अमेरिका के लिए चिंता की बात थी। चिंता की बात की अब पूर्ति कैसे हो, सर चीजों को समझिएगा। एक संस्था है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अब आईएईए एक तरह से इसको वॉचडॉग ऑफ यूएन कहते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और न्यूक्लियर साइट्स पे नजर रखती है, ठीक है, पूरे विश्व में। ये जो तीनों साइट्स थी, फोर्डो हो, चाहे नतांज हो, चाहे इस्फहान हो, ये तीनों ही न्यूक्लियर साइट्स वर अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ द आईएईए, ठीक है। आईएईए के अंडर ऑब्जर्वेशन ये थी, आईएईए इस पे नजर रख रहा था। तो आईएईए ने ऑफिशियली कभी बहुत हाईलाइटली इसको अनाउंस किया नहीं कि साहब ऐसा यहां हो रहा है। चलो जी, अब जब यहां पे अटैक इन्होंने कर दिया, 3 जगह अटैक किया, तो एक बात उठ के आती है कि आईएईए के जब ये संरक्षण में थी तो आपने इस पे अटैक क्यों किया? भाई अंडर ऑब्जर्वेशन थी, अटैक नहीं करना चाहिए था। तो आरोप एक नया निकल करके आया जिसको हमने भी एनालाइज किया था कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, जिसको लेकर के दुनिया के अंदर कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पंचायत और यहां सिर्फ न्याय होता है, उसके धज्जियां अमेरिका ने कैसे उड़ाई, पहले इसको समझिए और फिर उसके साथ जो दुर्गति हुई उसके बारे में हम और बात करेंगे। तो यहां पे सर यूनाइटेड नेशन के चार्टर का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 2 क्लॉज 4, ठीक है, अनुच्छेद 2 उप अनुच्छेद 4। वो एक बात बोलता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं कर सकता। तो अमेरिका ने जो स्टेल्थ बॉम्बर्स यूज किए, जो वहां पे साइट्स के ऊपर बॉम्ब गिराए, क्या वो ईरान की संप्रभुता से समझौता नहीं था? ठीक है जी, आगे देखिए। अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला बिना यूएन सुरक्षा परिषद की मंजूरी के हुआ हो तो यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन माना जा सकता है। तो क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की परमिशन ली गई थी? देख लेते हैं। अमेरिका तर्क यह देगा कि भाई ईरान उन साइट्स पर हिडन न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था, तर्क दे देगा, और प्रिमिटिव सेल्फ डिफेंस, रक्षात्मक कार्रवाई के तहत हमने ये हमला कर दिया। भाई जो परमाणु बम छुप के कर रहा है वो हमें भविष्य में खतरा हो सकता है, संभावित खतरा है, इसलिए हमने हमला किया। चलो आपकी बात मानते हैं। उसके पीछे यूएन का रेजोल्यूशन क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय कानून मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ ये बोलता है कि प्रिमिटिव स्ट्राइक केवल तब वैलिड मानी जाएगी, यानी रक्षात्मक कदम सिर्फ उस स्थिति में वैलिड माना जाएगा जब आपके कोई इमिनेंट थ्रेट हो, यानी तुरंत में कोई खतरा हो, और इस पर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी ली गई होती है, जो यहां नहीं ली गई। तो निश्चित रूप से प्रमाणित क्या हो गया कि अमेरिका ने इस अटैक में यूनाइटेड नेशन चार्टर की क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 को वायलेट किया है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो प्रमाणित ही हो रहा है। अब यहां पर आईएईए के सेफगार्ड एजेंट के उद्देश्य के विरुद्ध है, आईएईए के आप खिलाफ चले गए, और संभावित रूप से एनटीपी की, एनपीटी यानी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, परमाणु अप्रसार संधि है, उसके भी आप खिलाफ है। बिकॉज ईरान इज अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी टिल डेट, आज तक की तारीख में ईरान जो है वो परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर करता राष्ट्र है।
उसके खिलाफ आपने बल का प्रयोग कर लिया। अब सर पॉइंट आते हैं कि क्या वाकई में जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया था कि साहब हमने तो वो खाली कर ली थी साइट्स को, तो आपने फोड़ा क्या, कौन सी बॉटल को तोड़ा, कौन सा केमिकल का नाश किया? सर AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो AIR की सर ये खबर है, आकाशवाणी समाचार, लिखा है IAEA कंफर्म्स। कब की है सर? 22 जून 2025 की है, शाम को 5:36 पे। पहले दिन अमेरिका का ट्वीट वहां पे देख रहे हो, अगले दिन यानी इसी डेट को 22 तारीख को ईरान के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भैया खाली था। अब IAEA बोल रहा है कि IAEA कंफर्म्स नो रेडिएशन स्पाइक आफ्टर US स्ट्राइक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। किसी भी प्रकार के रेडिएशन में स्पाइक नहीं आया। स्पाइक मतलब कि जितना रेडिएशन का लेवल था वो सेम मेंटेन रहा, किसी प्रकार का कोई रेडिएशन बढ़ा नहीं। तो यहां दो संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना यह बनती है कि बॉटल टूटी ही ना हो, मतलब केमिकल बहा ही ना हो, मतलब कि जो एनरिच न्यूक्लियर है या जो एनरिच यूरेनियम है वो एज इट इज सेफ रह गया हो। दूसरी संभावना यह है कि वहां कुछ हो ही ना, बॉटल ही ना हो, आपने सिर्फ धमाके कर लिए। तो रेडिएशन निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए था यदि वहां पे किसी प्रकार के एनरिच यूरेनियम को नुकसान होता तो इस बात से तो यह प्रमाणित हो गया कि अमेरिका इस मुद्दे पे डिफीट खाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन भी किया, 20 साल बाद डायरेक्ट युद्ध में आकर के अमेरिका की एक छवि को धूमिल भी किया, और साथ साथ में जो करना चाहते थे वो हो भी नहीं पाया। अब दोस्तों इसकी पूरी डिटेल यहां लिखी है। Earlier, the IAEA confirmed that there has been no increase in radiation level after the US struck 3 nuclear sites in India। ठीक है सर, तो क्लियर कट बात हो गई। इसका मतलब यहां पे बैकफुट के ऊपर यूएसए जाता है और यूएसए को डिफीट मिलती है। अब ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो तनाव चल रहा है, इस तनाव के पीछे ये है सर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब। खामेनेई साहब को मैं साहब लगाने के पीछे रीजन है, उम्र देखिए, जज्बा देखिए और अपने देश के प्रति समर्पण देखिए। हो सकता है आप इनके विरोध करें, हो सकता है आप इनके खिलाफ बोलें, लेकिन ईरान का भारत को, अगर आप एक कश्मीर मुद्दे के उस मसले को छोड़ें, बिकॉज डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप 100 आउट ऑफ 100 की उम्मीद किसी देश से नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता हो कि पाकिस्तान की चाल को खत्म करने में भारत के रक्षा मंत्री दिनेश सिंह जिनका नाम शायद आपने नहीं सुना हो, उनके विजिट के बाद, उनके निवेदन के बाद पाकिस्तान की चाल को खत्म करने का काम ईरान ने ही किया था, वरना कश्मीर मुद्दा बहुत बुरी तरह से उलझ सकता था, क्योंकि ये वो समय था जब भारत ने नई नई मदद जो है वो यूएसए से ली थी। हम एक इकोनॉमिक कॉलेप्स से गुजर ही रहे थे और उसी समय पे पाकिस्तान की उस चाल को खत्म करने का काम ईरान ने किया था। इसलिए हमें थोड़ा सा बैलेंसिव अप्रोच में किसी देश की आलोचना या उसका कटाक्ष करना चाहिए। तो साहब यहां पर इन्होंने जिस जज्बे से अपनी फाइट लड़ी और अमेरिका के आगे वही बात हुई, झुकेगा नहीं साला, झुकना मंजूर नहीं किया, तो क्या होता है, इनके एक विदेश मंत्री, मेरे दोस्तों अब्बास अरागची, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, मिस्टर अब्बास अरागची ने हर मुद्दे के ऊपर अपने देश को मजबूती के साथ में प्रेजेंट किया। फिर वो चाहे भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात हो, चाहे फिर वो EU के देशों से मिलने की बात हो, या अमेरिका को डायरेक्ट कन्फ्रंट करना हो, सीधे जवाब सीधे तरीके से दिए गए। बहुत न्यूज बनी सर, फुल स्टेटमेंट लिखा है, ईरान मिनिस्टर वांट्स US ऑन टीवी आफ्टर थर्ड मीट। सीधा चैलेंज ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए जाता था। तो ये लोग क्या डरे नहीं है, झुके नहीं। अब साहब जो इनकी हरकत है या जो इनकी कहानी है, जैसे चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा तो लग ही रहा था, रेड कैप लगी हुई थी, दुनिया भर के मुद्दों को सुलझाने की बजाय उलझा दिया। फिर वो चाहे आपके गाजा वाला इशू हो, गाजा वाला मैटर आज तक उलझा पड़ा है, उसके बाद में ट्रेड वॉर ला करके पूरी दुनिया के अंदर ही हलचल एक नई तरह की पैदा कर दी, पता नहीं कौन सा काम करने वाले हैं। और हर बार मैं एक बात बोलता हूं, इनको खुद को नहीं पता होगा कि आखिर में हमने कल क्या घोषणा की थी, भाई पता ही नहीं चल रहा। सपना आया, नींद आई, नींद में कुछ दिखा, वो अगले दिन अनाउंस कर दिया। तो ड्रामेबाजी सर बहुत टॉप लेवल की अमेरिका की तरफ से। स्पेशली मुझे लगा था यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिंग फील्ड से आए हैं, तो रियल एक्टर तो सर कहीं और बैठा है। कहां बैठा है, कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है, बताइएगा मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। फिर ये अब देखो, इन सारी चीजों के बीच में जब ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा था, टेंशन चल रहा था, तो अमेरिका को इस बात का अच्छे से आइडिया था कि जो रशिया है वो सर कहीं ना कहीं बैक एंड पे सपोर्ट में खड़ा है। और रशिया खड़ा भी था। क्यों खड़ा था ईरान के साथ में? इसलिए खड़ा था क्योंकि वहां पे जो चीजें हो रही थी सर, बैलेंस तो कर रहा था। मिडिल ईस्ट में यूएसए की एंट्री बहुत ज्यादा
रशिया उस जगह को ठीक नहीं समझेगा और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज बैलेंस ऑफ पावर तो इनबैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो सैंक्शनिंग रशिया क्या बोला भैया, भारत को चीन को दूर करो, इससे इसकी मजबूती को तोड़ो। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के अंदर ये हमारी बात नहीं सुन रहा, इजराइल के मुद्दे के ऊपर ये चीजों को गड़बड़ कर रहा है। तो सर कंट्रोल चीजें कहां होने वाली थी? रशिया का जो अटैक जो चला जेलेंस्की पर यानी यूक्रेन पे, उस अटैक ने अमेरिका को बहुत हद तक परेशान किया। परेशानी तो गाजा से, गाजा में भी है, बहुत जगह है। और रही सही के अंदर जो वो आई है ये वाली कि भैया रेडिएशन तो हुआ नहीं हुआ तो सर ज्यादा टेंशन वाली बात। अब इन सबके बीच में ब्रिक्स का उठना, ब्रिक्स का मजबूत होना, ये डॉलर की सुप्रीमेसी के ऊपर से सीधा सीधा तमाचा है। कैसे है? डॉलर जहां मैं बोल रहा हूं वहां पे यूएसए भी मानिएगा, वहां पे नाटो भी मानिएगा, वहां पे ईयू भी मानिएगा। कारण यह है क्योंकि जिस यूनिपोलर हेजेमनी को डेवलप करना चाहता है, जिस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाना चाहता है, उसमें सबसे बड़ा हर्डल जो आर फॉर रशिया है था। और हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि ये रहे, क्योंकि जिस स्थिति के अंदर अमेरिका दुनिया को आज, जब उसका कोई एक तरह से सुपीरियरिटी नहीं है, उसके बावजूद दुनिया को इतना इंबैलेंस कर सकता है, तो सोचिए जब पावर ब्लॉक्स, मजबूत पावर ब्लॉक्स कमजोर पड़ जाएंगे, तब अमेरिका इस दुनिया के अंदर क्या तमाशा करेगा। और बहुत सारी चीजें अमेरिका की जो तोहफे देश दुनिया को दिए गए हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, वो दंश से कम नहीं है। सर ये वो देश है जो PL 480, अगर मैं सही बोल रहा हूं, एक स्कीम के तहत गेहूं आता था, उस पे तो इसने मोल भाव कर लिया था भारत से कि पाकिस्तान से युद्ध रोको वरना तुम्हारा गेहूं रोक देंगे। सर वो लाल गेहूं जो जानवरों को डाला जाता था, उस गेहूं के ऊपर हमें तोलने की कोशिश अमेरिका ने की थी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, सर उस रामलीला मैदान से, जय जवान जय किसान, एक दिन व्रत रखेंगे, कम खाएंगे लेकिन खुद का खाएंगे। मना कर दिया, भैया तुम क्या दोगे, हम लेने से ही मना करते हैं। और आज हम आत्मनिर्भर हुए सर। तो क्या होता है, हौसले की बात है। तो यहां पे रशिया के साथ में इंडिया और चाइना का, ब्राजील का, बाकी देशों का खड़ा होना। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स कहां से आया? दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली ब्रिक्स का विस्तार हुआ और भी देश जो है वो आकर के इसमें जुड़े, उनमें से ईरान भी एक देश रहा। ईरान ने जब ब्रिक्स का हाथ थामा, इसको मजबूती दी, तो सर हलचल क्यों? देखो ना 10% टैरिफ एक्स्ट्रा मार्क रूटो के थ्रू कहलवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स का होता विस्तार इनको पसंद आ नहीं रहा। अब यहां पे फिर वो चाहे 18वां पैकेज लागू करने की बात हो, रशिया को इधर से कंट्रोल कर लें क्योंकि ब्रिक्स को कंट्रोल करना है, तो साहब पुतिन को कंट्रोल करना अब यूएसए की बस की बात नहीं है। क्योंकि लीडरशिप यूएसए की बहुत पुअर है। क्योंकि एक समझदार व्यक्ति जो डिप्लोमेसी को गहराई से समझे, एक सटीक निर्णय ले सके, वो सर अपने देश के पक्ष में निर्णय करवा सकता है। लेकिन वहां पे यूएसए के हाल ही बेहाल है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ट्रंप फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब यहां पे रशिया का चाइना के साथ में क्या इंटरेक्शन, क्या बॉन्डिंग है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली आपको पता हो तो रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव जब चाइना पहुंचे और चाइना के अंदर उनकी मीटिंग होती है वेंग यी से। वेंग यी कौन है? जो कि रशिया, चाइना के विदेश मंत्री हैं। तो चाइना के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे एक बयान जारी हुआ कि चाइना और रशिया की जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनकी तुलना दुनिया के किसी भी बायलैटरल रिलेशन से नहीं की जा सकती। मतलब आपसी समझ को काफी मजबूत किया। इन दोनों के बीच में ट्रेड भी जबरदस्त है, बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर या सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रशिया का चाइना ही है। अब हुआ क्या कि चाइना को फ्रंट के ऊपर लाया गया, कहा गया भैया आप जो है ना, अब आप बैकएंड पे काम करना शुरू करो। आपको पता होगा सर एक गजब की बात कि ये जो पूरा एरिया, यानी यहां से रशिया, यहां पे चाइना, मंगोलिया बीच में छोड़ दें तो इधर इंडिया, इस तरफ आकर के आपके आ जाता है ईरान। तो ब्रिक्स का विस्तार तो सर यूएई भी शामिल हुआ है। ठीक है, तो इस सारी पोजीशन के अंदर इस जगह पे इजराइल में बैठा हुआ यूएसए, जी हां इजराइल में बैठा हुआ यूएसए, जो मिडिल ईस्ट को इस एरिया से कंट्रोल करके रशिया की पावर को कंट्रोल करना चाहता है, वो लगभग इसमें अब असफल हो चुका है। क्योंकि ब्रिक्स जो है वो हर दिन मजबूत हो रहा है। ब्रिक्स की मजबूती इस दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ब्रिक्स का पावरफुल होना और ब्रिक्स का विस्तार होना, ये उस वेस्टर्न हेजेमनी को कंट्रोल करेगा, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जब ये बात आती है कि साहब ब्रिक्स प्लस हो चुका है, ब्रिक्स में बाकी देश भी आ चुके हैं, तो रशिया की और चाइना की और इंडिया की अब ये नैतिक जिम्मेदारी बन चुकी है कि ईरान को सपोर्ट किया जाए। बिकॉज वो अब हमारे ग्रुप में है, हमारे साथ है। यदि शामिल नहीं होता तो किसी देश ने इसका विरोध ऑफिशियली करना चाहिए था। क्योंकि टर्की की जब बात है, टर्की ने बोला जी हम भी ब्रिक्स में आना चाहते हैं, तो भारत का और चाइना का इनडायरेक्टली, सर डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली विरोध दर्ज हुआ और उसको एंट्री नहीं मिली, ईरान को मिली। मतलब हम साथ थे,
तो सर इस साथ को मेंटेन रखना पड़ेगा। अब साहब देखो, जैसे ये चाइना की इसकी माफ कीजिएगा ईरान की एंट्री होती है ब्रिक्स के अंदर, तो ईरान को एक बल मिला क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, तो बैलेंस करने की कोशिश हुई। अब उसी बैलेंस को जब वो मेंटेन, उनको परेशानी हुई वेस्टर्न वर्ल्ड को, तो सर ये सारा ड्रामा रचा गया न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर वेपन का, ये वो फलाना, बहुत सारी चीजें हुई। एक वीडियो सर आपको हिंट कर रहा हूं, जरूर देखना। इस वीडियो में आपको एहसास होगा कि कैसे ईरान को अमेरिका ने तबाह किया अपने निजी निहित और घटिया स्वार्थों को लेकर के। प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सारी कहानी समझ में आएगी, क्योंकि किसी भी ओपिनियन पे जाने से पहले फैक्ट्स को एनालाइज करना जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। पहले ट्रुथ को जानिए, उसके इनसाइट को समझिए, फिर उसका इंपैक्ट आपके सामने अपने आप आ जाएगा। एग्री करते तो कमेंट करिएगा सर। तो चलिए सर, इसकी शुरुआत होती रही। अब यहां क्या है कि जब से माहौल बना, तो अमेरिका को एक बात का अच्छे से आइडिया है कि यार ब्रिक्स के अंदर रशिया तो मेन रोल प्ले कर ही रहा है, रशिया तो हमारा मेन दुश्मन है, उसको तो बैलेंस ही करना है। तो रशिया के साइड में कौन खड़ा है जिसको हम कंट्रोल करना चाहेंगे, वो है सर चाइना। अब चाइना सर इसके बस में आया नहीं। अब बस में नहीं आया तो सर झटका जो रिसेंट दे दिया, आज 27 जुलाई संडे 2025 4:33 दोपहर में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की न्यूज आती है, एएनआई ने भी इसको कवर किया, मैं बताऊंगा। ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को फिर से दुरुस्त करने में मदद कर रहा चीन, इजराइल ने दी चेतावनी। साहब हो यह गया कि अमेरिका के अंदर जो इजराइल के राजदूत हैं, समझिएगा, अमेरिका में जो इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने सर ऑफिशियल स्टेटमेंट देके बोला है कि पूरी दुनिया को समझना होगा कि जिस खतरनाक राक्षस को हमने मारा था, उस राक्षस को फिर से जिंदा करने की कोशिशें कुछ नेगेटिव यानी नकारात्मक शक्तियां कर रही हैं, जैसे कि चीन। क्यों सर? वो उसके बैलिस्टिक प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पावर दे रहे हैं। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो सर बहुत सारे देशों ने चलाया है, दुनिया की चुनिंदा देशों को बैलिस्टिक पावर है, तो आखिर में इतना भय क्यों है? समझिएगा सर एक एक चीज को। ये है सर एम्बेसडर इशिल यानी माइकल लेटर। ये माइकल लेटर साहब ने एक बयान दिया, बयान यहां पे एएनआई ने कवर किया 27 जुलाई 2025 दोपहर 2:58 लगभग 3 बजे ये एएनआई पे होता है। थोड़ा सा इसको पढ़ रहा हूं, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, थोड़ा देखिएगा सर। इन एन इंटरव्यू विद द VOA नेटवर्क, इजराइल्स एम्बेसडर टू द US डॉक्टर माइकल लेटर वार्न दैट देयर आर, देखो सर, डिस्टर्बिंग साइंस, मतलब विचलित करने वाले संकेत मिल रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? इजराइल के राजदूत कह रहे हैं, डिस्टर्बिंग साइंस मिल रहे हैं दैट चाइना इज हेल्पिंग ईरान रीबिल्डिंग इट्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम व्हिच वाज सिग्निफिकेंटली डैमेज ड्यूरिंग द इजराइल्स रीसेंट अटैक। मतलब हमने जिसको लगभग खत्म कर दिया था, भाई साहब ये हमारी उस समस्या को फिर से जिंदा करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो उसे कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नियंत्रित करना चाहिए। आरोप यहां पे ये भी है कि भाई ये क्या कर रहा है, ये रीबिल्ड करने के लिए, आगे देखे तो अब देखो सर, explaining that he was referring to reports to shipments of chemical procures for missile fuel from China, जो कि ईरान में पहुंच गए हैं। आपको यदि याद हो, जिस समय के ऊपर सारा युद्ध का माहौल चल रहा था, ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एकदम चरम पे था, तब एक फ्लाइट बड़ी हाईलाइट हुई थी, CLX 9737। ये चाइना से रवाना हुआ एक कार्गो प्लेन था, जिसकी तस्वीर यहां पे आप देख रहे हैं, और बाद में इसकी जो लोकेशन हो, जिसको रडार पे ट्रेस किया जाता है, इनके ट्रांसपोंडर्स को इन्होंने बंद कर दिया। अब ये कहां उतरा इसके बाद जाके पता ही नहीं। अब कार्गो प्लेन आया, कार्गो प्लेन में क्या आया, तो उस समय पर भी ये बात हुई थी कि जी मिलिट्री सपोर्ट दिया जा रहा है, हथियार, बारूद, गोला जो है भेजा जा रहा है। तो चाइना ने उस समय भी इनका साथ दिया था सर। अब फिर से ये बात कह रहे हैं कि कार्गो प्लेन भेजे गए, शिपमेंट भेज रहे हैं, जहाजों में माल जा रहा है, क्यों जा रहा है, और वो केमिकल जा रहा है। कल तो इंडिया ने इनके साथ में धोखा किया था, जैसा उनकी भाषा में। भारत ने तो रशिया का सपोर्ट ही किया। वीडियो जरूर देखिए, कल का बहुत शानदार वीडियो है कि इंडिया ने किस तरीके से जबरदस्त सपोर्ट रशिया को दिया है, और हमें गर्व है इस बात पे कि भारत ऐसा कदम उठाया। जरूर ये वीडियो देख लीजिएगा। तो सर यहां पे ये एंट्री हुई। अब इस एंट्री के साथ में क्या है, चाइना ना सर एक चाइना इंडिया रेल रूट भी, चाइना ईरान रेल रूट भी डेवलप कर रहा है। ये कुल मिलाकर के चाइना की विस्तारवादी नीति का अंग तो है। विस्तारवादी नीति चाहे फिर वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू हो, चाहे फिर वो क्रेडिट लाइन के इनिशिएटिव हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ईरान को ये मजबूती से सपोर्ट कर रहा है, और इसके पीछे रशिया का बैक निश्चित रूप से है, और वो मजबूती से वो भी काम कर रहा है। अब साहब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल का मैकेनिज्म हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चिंता है इजराइल के लिए। ये बैलिस्टिक मिसाइल की वर्किंग सर क्या होती है, एक छोटा सा एनिमेशन में आपको दिखाता हूं बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करती है।
एक तो होती है आपकी क्रूज मिसाइल, एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। सपोज कीजिएगा ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल को क्या होता है, नीचे से पुश दिया जाता है, बस एक बार ये नीचे से पुश मिल गया इसको एक बार, अब ये आगे का काम खुद करती है। मतलब इसमें कोई मोटर, कोई इंजन, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार बड़े पावर से इसको नीचे से बूम एकदम ऊपर भेजा जाता है। इसकी इतनी स्पीड होती है मेरे दोस्तों कि ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाती है। सिर्फ नीचे से एक बार सिंगल पुश लगा, एक जैसे पत्थर आपने फेंका, वो पत्थर सीधा जा रहा है और जाकर के अपने टारगेट पे गिर जाता है। तो थोड़ा टेक्निकल कैलकुलेशंस के बेस पे ये मिसाइल काम करती है। मान लीजिए यहां से अगर क्रूज, ये माफ कीजिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च एक बार किया गया, फिर इसको एक्स्ट्रा किसी इंजन की, टरबाइन की आवश्यकता नहीं होती। ये इतनी हाइट तक पहुंचती है मेरे दोस्तों कि एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ही आसमान में चली जाती है। और उसके बाद में ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के बल से जब वो नीचे की तरफ आती है तो इसकी स्पीड सर 5-10 मैक तक हो जाती है, यानी ये हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेती है। और इसको कंट्रोल करना या इसको पकड़ना, इसको नष्ट करना सर लगभग इम्पॉसिबल होता है। और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में, परमाणु बम के हथियारों को, परमाणु बम छोड़ने में इन्हीं मिसाइलों को सर्वोत्तम माना जाता है। जब क्रूज मिसाइल, तो इस वजह से क्या होता है सर कि क्रूज मिसाइल को तो आप रडार पर टारगेट करोगे, लेकिन इसको एक एक टारगेट करके नष्ट करना सर बहुत ही बुरी स्थिति होती है। दूसरी स्थिति में जब आप क्रूज मिसाइल देखेंगे ना सर, देखो बैलिस्टिक मिसाइल तो एक गेंद जैसी है कि आपने एक बॉल फेंकी, एक सिंगल प्रेशर आपने लगाया, वो प्रेशर से जा रहा है, वो एक आर्क डेवलप करेगा, एक धनुषाकार आकृति बनेगी, एक लेवल पे जाके नीचे की तरफ आएगी और एक टारगेट पे गिरेगी। वैसे ही ये जब एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाती है फिर वो एक फ्री वे में चलती है, एक जिसको बोलते हैं निर्मुक्त अवस्था में होती है, लेकिन बेसिक कैलकुलेशंस पे डिपेंड होता है। उसके बाद में वो टर्न करती है, एटमॉस्फेयर में फिर आती है और उतनी स्पीड नीचे लेती है कि नीचे आकर के तबाही के अलावा सर कुछ मंजर देखने को नहीं मिलता। क्रूज मिसाइल क्या होता है सर, बीच के हर्डल्स को देखते हुए एक इंटेलिजेंस के साथ में काम करती है और डायरेक्टली टारगेट को हिट करती है। डिफरेंस दोनों का समझिएगा। तो यहां पे जो बात हो रही है बैलिस्टिक मिसाइल की हो रही है, और बैलिस्टिक मिसाइल अगर यहां से छोड़ दी जाए तो सर दूरी कोई ज्यादा नहीं है, ये इंटरकॉन्टिनेंट 1500 किलोमीटर तक एवरेज, तो ये तो बहुत सर इजीली यहां पे इसको फाइट दी जा सकती है। तो ईरान के इस प्रोजेक्ट में जो कि रशिया और चाइना मिलकर के उसको हेल्प कर रहे हैं, तो इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कल को ये फिर से रिवाइव कर गए, पावर मिल गया तो क्या होगा। दूसरी चिंता बनी हुई बरकरार है कि जब ये फोर्डो पे, इस्फहान पे और नतांज पे हमले हो गए, रेडिएशन तो बढ़ा नहीं, तो एनरिच यूरेनियम तो एज इट इज है क्योंकि स्टेटमेंट ऑफिशियल दे दिया जी हमारे पास जिंदा है। दूसरा अब ये इसको बैलिस्टिक मिसाइल को भी बना रहे हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल से क्या छोड़ेंगे, लव लेटर नहीं सर, समझ जाइए बोलने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि एनरिच यूरेनियम मजबूत अगर बरकरार है, बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है, तो फिर क्या ही होगा। वो तनाव ईरान के द्वारा इस एक्शन से इजराइल को मिला है। तो मेरे साथियों, डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे आपके बेंजामिन नेतन्याहू हो, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस कर नहीं सकते, लेकिन ईरान के साथ मजबूती से जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनकी नैतिक दायित्व बन जाता है कि इसके साथ खड़ा हुआ जाए। और एक तरह से जो ग्लोब के ऊपर एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कि ब्रिक्स के लिए बोला जाता है ना, बड़ा हल्का ऑर्गेनाइजेशन है, तो हल्का ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो 10% टैरिफ का तुमने रोना क्यों रोया। अगर तुमने वो रोना रोया है, 10% टैरिफ तुम लगा रहे हो और फिर इसके ब्रिक्स प्लस होते हुए तुम इससे और बचना चाह रहे हो, डर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे मन में भय है। और ब्रिक्स निश्चित रूप से आने वाले समय में एक ग्लोबल पावर बनने जा रहा है और प्राउडली हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान उसका हिस्सा है रशिया के साथ। तो साहब ये जो एक लगाव है ना कि हमारी सीट ना छूट जाए, कुर्सी, सत्ता, तो अमेरिका का लगाव है दुनिया के ऊपर, हमारी हेजेमनी, तो सर स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बस ये यूनिपोलैरिटी के लिए लटके हुए हैं, बचाना चाहते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बची रहे, लेकिन अब सर ये नामुमकिन नजर आता है। आपका क्या नजरिया है कमेंट बॉक्स में जरूर सर मुझे बताइएगा। और आज का ये एनालिसिस, ये वीडियो कैसा लगा, आपका उत्साहवर्धन हमारे लिए बहुत काम करता है सर, आपके कमेंट्स हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ में ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वे में कवर निश्चित रूप से करूंगा। साथियों, एक अच्छी शुभ शुरुआत हमने कुछ समय पहले की थी, कारवां बहुत तेज गति से बढ़ा और कल हमने इवनिंग में 50,000 हमने क्रॉस की, बहुत तेज गति से अब 100K की तरफ जा रहे हैं। आपसे अपेक्षा यही है कि उस कारवां का आप भी हिस्सा बने, हमारे साथ में जुड़ें और ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट विदाउट एनी फिल्टर एंड बायसनेस। बायसनेस सिर्फ एक ही चीज पे होगी सर, वो होगा राष्ट्र हित। जो वहां पे हिंदुस्तान का हित होगा, नीरज पारिक की वहां पे आवाज होगी, उसमें फिर वो कोई कहे जी आप इस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हो, इसका विरोध करते हो, या इसका सपोर्ट करते हो, इसको विरोध करते हो,
जो देश हित की बात करेगा सर हम उसके साथ खड़े हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। यदि मेरी ये बात गलत है तो सर गलत सिद्ध कर दिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये बात गलत है, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो एक उत्साहवर्धन शब्द सर आपकी उम्मीद करूंगा। मिलूंगा फिर किसी अगले वीडियो में आपके साथ में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रात को हमारे वीडियो जरूर आएंगे 8:15, 8:30, 9, 9:30, जो भी उपयुक्त समय हो जाएगा। तो फिर कल मुलाकात आप लोगों के साथ में। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून अगेन, बाय बाय।